दोस्तों, मेरा नाम माधवी है। मैं यूपी के आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। ये बात 2019 की है, जब पहला कोरोना आया था। पहले अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। दिखने में अच्छी हूँ, सब कुछ सही आकार में है मेरा। मैंने ग्रेजुएशन किया। मेरा मन सिविल सर्विस में जाने का था, लेकिन पापा ने जाने नहीं दिया और मेरी शादी करा दी गई। अलीगढ़ में मेरी शादी हुई। मेरी पति की जॉब नोएडा में है, वहाँ हम दोनों ही रहते हैं। बाकी लोग अलीगढ़ में रहते हैं। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर, 2 जेठ और 1 जिठानी हैं। ससुर रिटायर्ड हैं। बड़े जेठ ने शादी नहीं की, वो राजनीति करते हैं। दूसरे जेठ की शादी हो गई थी, लेकिन वो वाले जेठ मंदबुद्धि हैं, थोड़े पागल से थे। खैर, मुझे क्या करना था, मैं तो नोएडा में रहती थी अपने पति के साथ। अच्छी चल रही थी हमारी लाइफ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ही काफ़ी रोमांटिक थे। हर रात रंगीन होती हमारी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी कोरोना आ गया। सब जगह लॉकडाउन घोषित हो रहा था, तो मेरे हबी ने अलीगढ़ चलने का फैसला किया। बोले जब तक सब ठीक नहीं हो जाता वहीं रहेंगे सबके साथ। मन तो नहीं था मेरा, पर जाना पड़ा। फिर हम अलीगढ़ आ गए। बड़ा अजीब सा माहौल लगता था मुझे वहाँ पर। पुरुष प्रधान टाइप का था। सब सास ज्यादा बोलती नहीं थी। मेरी जिठानी तो मुझे हमेशा डरी सहमी ही नजर आती थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था वहाँ पर। मैंने सोचा ऐसे ही रहने की आदत होगी इन लोगों की, छोड़ो मुझे क्या करना है। पर मेरी सास ने पहले ही दिन मुझे समझाना शुरू कर दिया। नियम कायदे की सब काम टाइम से कर लेना। रात का खाना 8 बजे तक हो जाना चाहिए और 9 बजे तक अपने कमरे में चले जाना है। जो भी ज़रूरत है पानी वगैरह साथ ले जाना, और कुछ भी हो रात में कमरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कितनी भी ज़रूरत क्यों ना पड़े। सुबह से पहले बाहर नहीं आना है। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी। जेठानी मेरी जो थी वो बड़ा ही खूबसूरत थी। 5.7 ऊंचाई की गोरी गोरी सेक्सी फिगर था। गजब का उनका भरे पूरे बदन की मालकिन थी, पर रहने का तरीका एकदम साधारण। मैंने गौर से देखा तो उनके शरीर पर कई जगह निशान पड़े हुए थे। ऐसा लगता जैसे किसी ने मारा हो या काटा हो। मैंने पूछा तो वो निशान को छुपाते हुए कुछ नहीं कहते हुए वहां से चली गई। अब मुझे खटकने लगा था कि क्या चक्कर है, ये क्या चल रहा है। मैं सोच रही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की की शादी एक पागल से कैसे करा दी गई, और ये कैसे रह रही है उसके साथ। एक बच्चा भी था उनका। मैं सोचूं साला मेरा जेठ ऐसी तो पागल है, दिमाग नहीं है उसका। वैसे बच्चा करने की बहुत समझ है, लड़का पैदा कर लिया। सही है साला, ऊपर खोपड़ी में दिमाग नहीं है, पर नीचे बाबूराव को सब दिमाग है। रात को जब सोने जाती तो अजीब सी आवाज से मेरी नींद खुल जाती। ऐसा लगता जैसे कोई दर्द से कर रहा है। फिर मेरी पूरी रात ऐसे ही सोचते सोचते निकल जाती। सुबह होते ही मैं मोहल्ले में सब्जी लेने गई। तभी वहाँ मुझे एक आंटी मिली। आंटी बोली, भगवान इसकी रक्षा करना। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आंटी ऐसा क्यों बोल रही हैं। मैंने पूछा, आंटी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप, क्या कहना चाहती हो? बेटा ऐसे नहीं बता सकती, यहाँ तेरे ससुर ने देख लिया तो बहुत लड़ाई करते हैं वो लोग। मैंने सब्जी वाले से पेन लिया और एक कागज पर अपना फ़ोन नंबर लिख कर दे दिया उनको। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कॉल करना। उसने झटके से कागज छीना और भाग गई। मेरा मन बहुत विचलित था। मैं बस उनके कॉल का वेट कर रही थी। दोपहर में फ़ोन आया। मैं रूम में आ गई। आंटी ही थी। वो बोली, देख बेटा, तुझे भगवान की कसम है किसी को मत बताना कि मैंने तुझे कुछ बताया है। हाँ आंटी, आप डरिए नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। वो बोली, बेटा ये लोग अजीब टाइप के लोग हैं। तेरा बड़ा जेठ तो शादी नहीं करता, और तेरे पागल जेठ की 3 शादियां कर दी हैं। ये तीसरी औरत है उस पागल की। पहले तो 15 दिन में ही छोड़कर चली गई, तो दूसरी ने फांसी लगाकर जान दे दी। अब ये तीसरी लाए हैं। हमने तो कभी शक्ल तक नहीं देखी तेरी जेठानी की, अंदर ही रखते हैं उसको। वो ठीक तो है ना बेटा? हाँ आंटी ठीक है। फोन कट हो गया। मेरा मन बेचैन हो गया था। अब डर भी लग रहा था कि क्या है यह, ऐसा क्या चल रहा है।
मैंने ठान लिया था कि अब इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। रात को कमरे में जाने के बाद मैं सबके सोने का इंतजार करने लगी। रात के 11 बज रहे थे। मुझे झपकी लग गई, पर एक चीख से मेरी नींद टूट गई। मैं उठी और बाहर जाने लगी, पर ये क्या, मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। मैं कुछ ना कर सकी। खिड़की से देखने की कोशिश की, पर परछाई के अलावा कुछ नहीं देख पाई। अगले दिन मैंने प्लान बनाया। रात को रूम में आते ही सोने का नाटक करने लगी। पति का मूड था समय बिताने का, पर मैं सो गई। वो मुझे सोई हुई समझकर वो भी सो गए। मैं 10 बजे उठी, अपनी जगह तकिया लगाकर चादर डाल दी और वहां से मैं चुपके से निकल गई और स्टोर रूम में जाकर छुप गई। रात के 11 बजे कुछ आवाजें आने लगी थी मुझे। वो आवाजें ऊपर घर के कोने में बने कमरे से आ रही थी। मैं दबे पांव वहां पर पहुंची। दरवाजा बंद था, पर खिड़की खुली हुई थी। अंदर देखा खिड़की से तो मेरा पूरा दिमाग हिल गया था। मेरा शरीर थर थर कांपने लगा था। अंदर जो चल रहा था उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अंदर मेरी जिठानी निर्वस्त्र पड़ी थी और मेरा ससुर उनके साथ। मुझे जो चीखों की सुनाई पड़ती थी अब समझ आ रहा था कहाँ से आती थी। आधे घंटे बाद ससुर जी रूम से बाहर आने लगे। मैं साइड में हो गई। मैं सोच ही रही थी कि अचानक ससुर जी के जाते ही जेठ जी अंदर आ गए और आते ही टूट पड़े भूखे कुत्तों की तरह। वे उन्हें मार भी रहे थे और काट भी रहे थे। जो निशान मैंने देखे थे वो इस वजह से हैं। अब समझ आ गया था। और क्यों पागल जेठ की दूसरी बीवी ने खुदकुशी की, अब ये भी समझ आ गया था। वे उसके साथ गलत करते रहे। करीब 1 घंटा मैं कमरे में चली गई। मैंने फैसला किया कि उनको इसकी सजा दिलवा कर रहूंगी। अगले दिन भी मैंने सोने का नाटक किया, पर पति आज भरा बैठा था। वो नहीं माना और बेमन से मुझे पति के साथ रात गुजारनी पड़ी। जब काम हो गया तो वो सो गए। मैं रूम से निकल गई और आज भी वही सब चल रहा था। मैंने सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। जैसे ही जाने लगी सासू ने देख लिया और शोर मचा दिया। मैं समझ गई कि मैं फंस गई हूँ, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। तुरंत दिमाग लगाया और मोबाइल वहीं एक अलमारी के पीछे डाल दिया, साइलेंट करके। तब तक वहाँ मेरा जेठ, ससुर और पति भी आ चुके थे। मेरे पति बोले, मैंने तुमको मना किया था, इस चक्कर में मत पड़ो, अपने काम से काम रखो। तुम नहीं मानी। ये क्या कर दिया तुमने? मैं चिल्लाई, मैंने क्या कर दिया? तुमको शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे बाप और भाई क्या कर रहे हैं? और तुम सब जानते थे, मतलब तुम भी शामिल हो इस सब में। बहुत बोल रही है साली, कहते हुए मेरे जेठ ने एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। अब इसका खुला रहना ठीक नहीं, कहते हुए मुझे घसीटकर उसी कमरे में ले गए और कुर्सी से मुझे बांध दिया। मुझे बाहर की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे ससुर मेरे पति से बोल रहे थे, तू अपने लिए दूसरी लुगाई देखना शुरू कर दे। अब ये तो गई, 1 महीना इसको हम अच्छे से भोगेंगे, फिर इसकी भी हत्या कर आत्महत्या दिखा देंगे। इसका जिंदा रहना अब ठीक नहीं है, पर इतने अच्छे माल जोनाइस कैसे जाने दे। पहले जरा जी भर के भोग तो ले इसको। और हंसने लगे। मैं रो रही थी कि कैसे जानवर हैं ये। बेचारी मेरी जिठानी 2 साल से सब सह रही हैं। बच्चा भी ना जाने किसका है, ससुर का या जेठ का। रात के 3 बज चुके थे, सब सो गए। तभी मेरी जिठानी आई और मुझे खोलने लगी। तुम भाग जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना, पर भाभी वो तुमको जान से मार डालेंगे। मेरा जो होगा हो जाएगा, पर मैं तुमको वो सब नहीं सहने दूंगी जो मैं सह रही हूँ। अगर तुम नहीं गई तो ये दोनों दरिंदे कल से तुम्हारे साथ भी बलात्कार करेंगे। मैं बाहर निकली और अलमारी के पीछे से अपना फोन उठाया और घर के बाहर निकल भागी। सुनसान सड़क पर बस भागी जा रही थी। आधा किलोमीटर जाने के बाद पुलिस की पीसीआर वैन खड़ी थी। ओ मैडम, लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं आपको? और इतनी रात अकेले ऐसे कहाँ भागी जा रही हो? मैंने उनको सब बात बताई। वो मेरे साथ चलने को तैयार होंगे। पता पूछा तो मेरे जेठ का नाम सुनते ही रुक गए। राजनीति का रसूख था उसका। मैडम, आपकी हेल्प तो अब एसपी साहब ही कर सकते हैं, आप उनके पास जाइए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो मुझे थाने ले गए। मैंने रात वहीं बिताई।
सुबह खबर मिलते ही एसपी साहब थाने आ गए। मैंने उनको सब बताया और वीडियो दिखाया। वो बहुत गुस्से में आ गए। साले नीच, गंदी नाली के कीड़े हैं ये। हम सब तुरंत पूरी फोर्स के साथ मेरे पति के घर पहुंच गए। एसपी और इतनी पुलिस को देख मेरी सास और पति घबरा गए। मेरा ससुर और जेठ फरार हो चुके थे। मेरी जिठानी भी नजर नहीं आ रही थी। जब 2 थप्पड़ पड़े तो सब बक दिया। वो दोनों जिठानी को साथ ले गए थे। पुलिस ने नाकाबंदी कर उनको पकड़ लिया और एसपी साहब ने थाने में दोनों को खूब तोड़ा, खूब पेला। मेरी सास और मेरे पति भी उनके साथ जेल भेज दिए गए। दोस्तों, ऐसे दरिंदे समाज में आज भी जिंदा हैं, तो इनसे बचकर रहने में ही समझदारी है। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।